भारतीय इतिहास में कुछ दौर ऐसे हैं जिनके नाम के साथ एक चमक जुड़ी हुई है, और ऐसा ही एक नाम है गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्णिम युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन स्वर्णिम युग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? हाँ, यही तो बात है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब आया, बल्कि ये समझना है कि इस दावे के पीछे की हकीकत क्या थी। क्या ये वाकई सोने जैसा चमकता था, और अगर हाँ, तो ये चमक आई कहाँ से? सही सवाल है। क्या ये चमक सिर्फ राजाओं और उनके दरबार तक ही सीमित थी, या इसकी रोशनी आम लोगों तक भी पहुंच रही थी? हम कला, विज्ञान, राजनीति हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की जड़ों से शुरू करते हैं। इस महान साम्राज्य की नींव आखिर रखी किसने और कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत काफी कह सकते मामूली थी। लगभग 240 ईस्वी में श्रीगुप्त नाम के एक शासक ने इसकी नींव रखी। अच्छा। क्या था कि सिर्फ तलवार के दम पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हुआ, खासतौर पर वो वैवाहिक गठबंधन जो उस जमाने का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार हुआ करता था। एकदम सही पकड़ा आपने। घटोत्कच ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपने बेटे चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से करवाया। लिच्छवी तो बहुत पुराना और प्रतिष्ठित गणराज्य था उस समय का। जी, तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दो ताकतों का संगम था। और इतना बड़ा संगम कि कहते हैं दहेज में एक पूरा शहर ही मिल गया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। उन्हें मौर्य साम्राज्य की पुरानी राजधानी पाटलिपुत्र दहेज में मिली। अरे वाह! सोचिए, एक झटके में उन्हें एक ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजधानी मिल गई। इस एक कदम ने गुप्त वंश को एक छोटी सी रियासत से एक साम्राज्य बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर नींव श्रीगुप्त ने रखी, तो क्या हम चंद्रगुप्त प्रथम को साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कह सकते हैं? यस, ये एक बेहतरीन बहस है, और ज्यादातर इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को ही, जिनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी था, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बिखरी हुई शक्ति को एक केंद्र दिया। उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया, मतलब राजाओं का राजा। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये पूरे भारत के लिए एक ऐलान था कि एक नई महाशक्ति का उदय हो चुका है। और किसी भी महाशक्ति को टिके रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना तो कोई साम्राज्य नहीं टिक सकता। बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस बात को बखूबी समझा। उन्होंने दीनार नाम के सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के? हाँ, जो न सिर्फ व्यापार को आसान बनाते थे, बल्कि साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक भी थे। और गंगा के दोआब यानी आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के उपजाऊ इलाकों पर उनका नियंत्रण था, जहां से भारी मात्रा में टैक्स आता था। अच्छा, तो पैसा भी आ रहा था? जी, और इसी पैसे ने उनकी सेना और प्रशासन को वो ताकत दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक मंच तैयार कर दिया। लेकिन साम्राज्य को महान बनाने के लिए विस्तार की जरूरत होती है, और यहीं पर उनके बेटे समुद्रगुप्त की एंट्री होती है। हाँ, जिन्हें अक्सर नेपोलियन से जोड़ा जाता है। भारत का नेपोलियन? बिल्कुल। समुद्रगुप्त अपनी माँ कुमार देवी के लिच्छवी वंश से होने पर बहुत गर्व करते थे। वे खुद को लिच्छवी दौहित्र कहते थे, यानी लिच्छवियों का नाती। मतलब अपनी माँ के वंश की प्रतिष्ठा का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। जी हाँ, ये उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। पर ये भारत का नेपोलियन वाली उपाधि, क्या ये थोड़ी समस्याग्रस्त नहीं है? ये एक तरह से भारतीय शासकों की महानता को यूरोपीय पैमाने पर तोलने जैसा लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये उपाधि ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दी थी, और ये उस दौर की सोच को दर्शाती है। सच तो ये है कि समुद्रगुप्त की सैन्य रणनीति अपने आप में बिल्कुल अनूठी थी। अच्छा, कैसे? उन्होंने पूरे भारत को एक ही लाठी से नहीं हाँका। उनकी नीति दो हिस्सों में बटी थी, उत्तर और दक्षिण भारत के लिए अलग अलग। ये तो बहुत स्मार्ट रणनीति लगती है। बहुत ज्यादा। उत्तर भारत, जिसे तब आर्यवर्त कहते थे, वहां उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय मतलब राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत यानी दक्षिण पथ के लिए उन्होंने धर्म विजय की नीति अपनाई। यानी राजाओं को हराया पर उनका राज वापस लौटा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधे शासन करना बहुत मुश्किल है।
तो उन्होंने वहां के राजाओं को हराया, उनकी शक्ति तोड़ी, लेकिन फिर उन्हें अपना राज वापस दे दिया। शर्त के साथ? हाँ, शर्त बस इतनी थी कि वे समुद्रगुप्त को अपना सम्राट मानेंगे और नियमित रूप से टैक्स भेजेंगे। इससे दक्षिण के राजा दुश्मन भी नहीं बने और साम्राज्य का प्रभाव भी वहां तक फैल गया। वाह, मतलब बिना सीधे कब्जे के ही पूरा दक्षिण उनके नियंत्रण में आ गया। जी। वैसे उनकी एक उपाधि कविराज भी थी, एक महान योद्धा और कला प्रेमी। ये मेल तो बहुत दुर्लभ है। हाँ, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये बताता है कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक परिष्कृत इंसान भी थे। पर उनकी एक और उपाधि थी, सर्वराजोच्छेदता। इसका क्या मतलब है? सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला। तो वो कला और शक्ति दोनों का एक संतुलन थे। और ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? मतलब इसका स्रोत क्या है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। ये इलाहाबाद के स्तंभ पर संस्कृत में लिखी है और इसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा? एकदम। तो ये एक तरह से समुद्रगुप्त का आधिकारिक गुणगान है। इसमें उनकी जीतों का जबरदस्त ब्यौरा तो मिलता है, पर उनकी किसी हार या कमजोरी का जिक्र नहीं मिलेगा। तो हमें इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के साथ साथ एक प्रचार दस्तावेज के रूप में भी देखना होगा। तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को सैन्य ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया जी। लेकिन इसके बाद की कहानी में राजनीति के साथ साथ पारिवारिक ड्रामा भी शामिल हो जाता है। हाँ, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। विशाखादत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से हमें एक दिलचस्प कहानी मिलती है। अच्छा। इसके अनुसार समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त राजा बने। कहानी ये है कि एक शक राजा ने रामगुप्त को युद्ध में हरा दिया और एक अपमानजनक संधि के तहत उनकी पत्नी ध्रुव देवी को मांगा। और रामगुप्त मान गए? हाँ, वो तैयार हो गए। ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। बिल्कुल। तब रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय सामने आए। उन्होंने एक महिला का वेश धारण किया, शक राजा के शिविर में गए और उसे मार डाला। वाह। और इसके बाद उन्होंने वापस आकर अपने कायर भाई रामगुप्त को भी मार दिया, ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। अब इतिहासकार इस कहानी की सच्चाई पर बहस करते हैं, पर यह चंद्रगुप्त द्वितीय के साहसी चरित्र को जरूर दिखाता है। और यहीं से गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्णिम युग के शिखर पर पहुंचता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नेतृत्व में। जी, उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो एक बड़ा रणनीतिक फैसला था। उज्जैन क्यों? क्योंकि उज्जैन उस समय व्यापार और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इस एक कदम ने साम्राज्य को पश्चिम भारत के बंदरगाहों से जोड़ दिया और व्यापार के नए रास्ते खोल दिए। और उन्होंने दक्षिण में भी अपनी स्थिति मजबूत की थी, है ना? हाँ, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह दक्षिण के शक्तिशाली वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। कहते हैं कि प्रभावती गुप्त ने ही अजंता की कुछ गुफाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। और विक्रमादित्य की उपाधि, ये तो भारतीय लोक कथाओं का एक अमर नाम है। विक्रम बेताल की कहानियां तो हम सबने सुनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल लगभग 380 से 415 ईस्वी था, उन्होंने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। उनकी और भी उपाधियां थीं, जैसे देवराज और देवगुप्त, जिनका जिक्र सांची के शिलालेख और दिल्ली के उस मेहरौली लौह स्तंभ पर मिलता है, जो आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। अब बात करते हैं उनके दरबार के नवरत्नों की। ये सिर्फ 9 विद्वानों की सूची नहीं है, ये उस दौर के बौद्धिक माहौल का प्रतीक है। बिल्कुल। ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां ज्ञान और कला को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे महाकवि कालिदास। भारत के शेक्सपियर? जी, उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। लेकिन ये सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी दरबार में वराह मिहिर थे, जो सिर्फ ज्योतिषी नहीं थे, उन्होंने जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी पर भी लिखा। धन्वंतरी थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश नाम का संस्कृत का शब्दकोश लिखा। मतलब ज्ञान का मतलब सिर्फ कविता कहानी नहीं, बल्कि व्यावहारिक विज्ञान भी था। एकदम। लेकिन दरबार में इतनी चमक दमक थी, पर क्या ये समृद्धि आम लोगों तक भी पहुंच रही थी? सौभाग्य से हमारे पास एक बाहरी गवाह भी है, चीनी यात्री फाहियान।
हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, अपने यात्रा वृत्तांत फोको की में लिखता है कि देश में शांति थी, अपराध बहुत कम थे और न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी। उदार मतलब ज्यादातर मामलों में सिर्फ जुर्माना लगाया जाता था, शारीरिक दंड बहुत कम था। उसने ये भी लिखा कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। अरे वाह, इससे तो पता चलता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लोग खुशहाल थे। जी, और इसी दौर में कुछ और भी महान हस्तियां हुईं जो शायद नवरत्न नहीं थे, पर उनका योगदान किसी से कम नहीं। जैसे आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांतिका जैसे ग्रंथ लिखे। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है। और शून्य का कॉन्सेप्ट भी तो। हाँ, शून्य को एक प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका दुनिया को सिखाया। ब्रह्मगुप्त ने भी गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हाँ, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां भी इसी युग की देन है। तो ये वाकई एक शिखर था। जी, ज्ञान, कला, सुरक्षा, समृद्धि, सब कुछ। लेकिन इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। इस शिखर के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम राजा बने। उनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा। जी, जो सदियों तक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। असली चुनौती उनके बेटे स्कंदगुप्त के समय आई। हूणों का आक्रमण। हाँ, मध्य एशिया से आए बर्बर हूणों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। स्कंदगुप्त एक बहुत वीर योद्धा थे। भीतरी स्तंभ शिलालेख में लिखा है कि उन्होंने हूणों को बुरी तरह हराया। तो फिर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? उन्होंने साम्राज्य को बचाया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन लगातार युद्धों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। अच्छा। स्कंदगुप्त के बाद के सिक्कों में सोने की शुद्धता कम मिलती है, जो आर्थिक संकट का साफ संकेत है। साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। और फिर स्थानीय राजा स्वतंत्र होने लगे होंगे? बिल्कुल। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही एक एक करके प्रांत हाथ से निकलते गए और लगभग 550 ईस्वी तक ये महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो गुप्त साम्राज्य का उदय रणनीतिक गठबंधनों से हुआ। समुद्रगुप्त के बाहुबल ने इसे पूरे भारत में फैलाया और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये कला, साहित्य और विज्ञान का ऐसा केंद्र बन गया जिसे हम आज स्वर्णिम युग कहते हैं। और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। आज हम जो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर देखते हैं, उनकी शुरुआत ही इसी काल में हुई। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर या मध्य प्रदेश का भूमरा मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण है। संस्कृत साहित्य की वो रचनाएं, गणित और खगोल विज्ञान की वो खोजें जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी, ये सब गुप्त काल की ही देन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। गुप्त शासक व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनका राजकीय चिन्ह गरुण था, पर फिर भी उन्होंने नालंदा जैसे विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, समाज में एक धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बनाए रखा। जी, ये प्राचीन भारत में सत्ता और धर्म के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? शासक अपनी व्यक्तिगत आस्था और एक सम्राट के रूप में अपने सार्वजनिक कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे साधते थे?